इंटरमीडिएट आपको पढ़ना था तो आपकी हेडिंग रहेगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ऐसे बेटा ग्रुप या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा कोई आयन जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करे। मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई ग्रुप जो किसी केमिकल रिएक्शन को, आर्गेनिक रिएक्शन को प्रोसीड करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करे। मतलब उसके बिना आर्गेनिक रिएक्शन नहीं होगी। हम जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लेंगे उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट जरूर आएगा। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन बेटा क्या हुई कि दीज आर द ग्रुप्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू विच ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड्स, जिनके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे बढ़ती हैं, उन्हें बेटा हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के बिना तो रिएक्शन होगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम लिख रहा हूं मैं, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। इसे कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, बाद में लेंगे अभी। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट होता है कार्बेनियन आयन, ये सब नाम सुने होंगे तुमने। तीसरा होता है फ्री रेडिकल। ये तीन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीन के बारे में काफी लंबी बात होगी। नंबर 4 बेटा कार्बीन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। नंबर 5 बेंजाइन, ये भी इंटरमीडिएट है। नंबर 6 कीटीन लिखा हुआ है, ये भी इंटरमीडिएट है, कीटीन उन्होंने बोला। और नंबर 7 लिखा है नाइट्रीन, ये भी इंटरमीडिएट है। और नंबर 8, चलो एक हम और डाल देते हैं क्योंकि मुझे काम तो इसका भी पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट, समझाने के लिए डाल देते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में बोलेंगे टीएस। मतलब अगर आपने कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन कराई तो 99% नहीं 500% श्योर है इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर बनेगी। वैसे सबसे कॉमन तो स्टार्टिंग वाले भाई 3 है ये। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 95% रिएक्शन में इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। कुछ रिएक्शन में ये भी बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट। ये सब कभी कभार बनेंगे। हम एक एक ऐसी रिएक्शन लेंगे जिनमें ये बनेंगे, तो ये जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तभी बता देंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, 1-2 रिएक्शन ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बीन बनता है, 1-2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन है जो तुम्हारे कोर्स में जिसमें बेंजाइन बनता है, 1-2 रिएक्शन में कीटीन बनता है और 1-2 रिएक्शन में नाइट्रीन भी बनेगा। मतलब इन चारों में एक ही एक रिएक्शन आपको मेनली पढ़नी है, 1 या 2 मान लो मैक्सिमम। तो इनके बारे में तो आगे ही बात कर लेंगे जब कोई रिएक्शन, ऐसे ये रीमर-टीमन रिएक्शन में बनता है। जब रीमर-टीमन रिएक्शन पाएंगे तो कार्बीन बता देंगे, बता पहले ही देंगे। तो इसका मतलब इतना पढ़ना है, ट्रांजिशन स्टेट जैसे SN2 रिएक्शन में बनता है ना, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है SN2 रिएक्शन में बनता है, इसके अलावा E2 रिएक्शन में बनता है। तो ये सब इसका काम पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए मेन पहले, दूसरे, तीसरे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हमारे लिए मेन है, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं हम, कार्बोनियम आयन इनसे। अच्छा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन समझते हो? होमोलिटिक फिशन का मतलब बॉन्ड बीच से टूट जाए, ये भी नहीं समझते हो क्या? मान लिया आपसे हमने कहा ये लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है CH3। अब दोनों एटम सेम टाइप के हैं ना, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बीच से टूटेगा। अभी जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर से टूट गया, बीच से टूट गया। इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया। इसी को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। या ऐसे फिशन को क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिशन। मतलब जब बॉन्ड बीच से टूटे, जैसे Cl2 है, दोनों आइटम कैसे हैं? सेम टाइप के हैं, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसा जो बनता है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। लेकिन पता चला एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार ज्यादा है और एक ये यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो इसमें होमोलिटिक फिशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? अरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ले जाएगा, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे पूरा पूरा प्लस आएगा। ऐसे फिशन को क्या बोलेंगे? हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिशन। इसे क्या बोलते हैं? होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन बोला जाता है। तो होमोलिटिक फिशन में बॉन्ड बीच से टूटेगा, ये तभी होगा जब दोनों एटम या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना के बराबर हो।
0.4 से कम हो या 0 हो, है ना। और अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0.4 से ज्यादा है तो पक्का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। और पोलर बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिशन होता है। ठीक है, हेटेरोलिटिक फिशन में एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और होमोलिटिक फिशन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का बराबर बंटवारा होगा, मतलब इसमें फ्री रेडिकल बनते होंगे। तो ये सब लिखाने वाली बात नहीं होती। हम डायरेक्ट आने जा रहे हैं कार्बोनियम आयन पर, इतना टाइम नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम आते हैं कार्बोनियम आयन पे, या कार्बोकैटायन लिख सकते हो। ये लिखा बेटा मैंने कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन को यार कार्बोकैटायन भी कह सकते हो। कार्बोनियम आयन को आप कार्बोकैटायन भी कह सकते हो। ठीक है, कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन हो जानते हो पॉजिटिव आयन, ऐसे कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो। ये किससे बनता होगा, होमोलिटिक से कि हेटेरोलिटिक से? अच्छा, होमोलिटिक से बनेगा आयन। होमोलिटिक से आयन थोड़ी बन सकता है यार। फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिटिक फिशन, ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिटिक फिशन, जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी तो यार पॉजिटिव नेगेटिव बना होगा। तो फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिटिक फिशन, ये कभी ना आया ना कभी आ सकता है। ठीक है, अब यार ये कार्बोनियम आयन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। कार्बोनियम आयन की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, कार्बोनियम आयन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनियम। बस यही डेफिनेशन है। ये बेटा सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, बाई चांस ये कार्बन पे 3 सिंगल बॉन्ड है, चलो यहाँ H और H और H लगा दिया, यहाँ पे चाहे तो कार्बन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस कार्बन पे प्लस डाल दिया, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन है। और हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दें यार, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ हमने डबल बॉन्ड, ये लिख दिया CH2 और यहाँ लिख दिया CH+, मतलब ये हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकाल दिया, इस कार्बन पे प्लस डाल दिया। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन है, ट्रिपल बॉन्डेड बनता नहीं है। इसका मतलब कार्बोनियम आयन भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल बॉन्डेड एक डबल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये बेटा डबल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, तो पाई है ना, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं गिनते यार, ये sp हाइब्रिडेशन हो गया। इसका मतलब कार्बोनियम आयन sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। अच्छा, इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, एक निकाल के आया है, 3 बचे, 3 शेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होंगे, 6। कार्बोनियम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो कार्बोनियम आयन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। अगर सभी पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक, है ना। इसका मतलब कार्बोनियम आयन डायमैग्नेटिक होते हैं। और हर कार्बन के पास यार एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। तो भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है तो उसे क्या बोला जाएगा, लुईस एसिड, है ना। कार्बोनियम आयन को लुईस एसिड बोलोगे, या इलेक्ट्रोफाइल भी तो कह सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है भाई, और लुईस एसिड का मतलब भी, सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना। तो इसका मतलब कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है या लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, अरे 8 होने चाहिए यार, 2 हैं। अब मान लिया उसने पूछा कार्बोनियम आयन में हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है, तो sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, खाली सिंगल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है ना। डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, आपको मालूम ही है। इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अरे sp2 है ना यार, sp का शेप कैसा होता है, लीनियर। इसका मतलब ये वाला आयन लीनियर होगा, ये वाला आयन कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है। कार्बन पे कहीं भी प्लस दिख जाए, कार्बोनियम आयन है और क्या, कार्बन पे कहीं भी प्लस दिख जाए वो समझ जाओ कार्बोनियम आयन है। कार्बन में प्लस दिखने का मतलब कार्बोनियम होता है, हैं? कहाँ,
एक घट नहीं गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, एक निकाल दिया। अब एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है क्या? वो तो निकाल क्या है, तो डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक निकाल चुका, कितने बचे? और 3 शेयर कर लिया, तो अनपेयर्ड कहाँ बचा? जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात 3 पेयर हो गया यार। ये प्लस चार्ज का मतलब क्या दिखा रहा है? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने कमी है? एक की कमी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। 2 इलेक्ट्रॉन चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए क्या है? लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल है। पैरामैग्नेटिक तो फ्री रेडिकल होता है। कार्बोनियम आयन कब से पैरामैग्नेटिक हो गया? सामने दिख रहा है यार, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थोड़ी है। खैर, अब बात आएगी कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी की। बात करेंगे कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी की। तो देखो, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तुम्हें बताएं। अलग अलग किताब में तुम्हें अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो उस हिसाब से बता रहे हैं कि जो एग्जाम में तुम्हें नंबर दिलाए। अब कोई हम ऐसा सीक्वेंस दिखाएं जिससे तुम्हें हो सकता है किताब में तो लिखा हो लेकिन तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, तो बेकार। अब जैसे मान लिया अभी ये कार्बोनियम आयन आया, जैसे ये कार्बोनियम आयन आया, अब ये कार्बोनियम आयन आया, ये लिखा C6H5CH2+। बहुत कंट्रोवर्सी है। ज्यादातर किताब वाले इस कार्बोनियम आयन को ज्यादा स्टेबल मानते हैं, इस कार्बोनियम आयन को कम स्टेबल मानते हैं, लेकिन नंबर मिलता नहीं। नंबर इसी भी मिलता है जब ये ज्यादा स्टेबल लेते हैं ये, तो इसका मतलब जो किताब में लिखा उसमें एक आध जगह गड़बड़ी होगी, परेशान मत होना तुम, हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी? स्टेबिलिटी ऑफ, जो बता रहे उतना सुन लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब C+, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है, पहला आयन मैं ले रहा हूं बेटा, सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन ये होता है। चाहो तो नाम भी याद कर सकते हो, इसका नाम लिख दिया हमने ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल। एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल। और एक कार्बन को मिथाइल बोल सकते हो ना, तो ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। इससे ज्यादा स्टेबल दुनिया में कोई नहीं होता है? उससे भी ज्यादा है ना। लोग वहीं से तो स्टार्ट करते हैं, हमने यहां से स्टार्ट किया है। दूसरा बेटा ले लिया हमने ऐसा, 2 साइक्लोप्रोपाइल कर दिया। दूसरा वाला ले लिया हमने डाई, हम नंबर भी डालते जा रहे हैं, डाई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, डाई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। ये मिथाइल लिख दो आगे, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इतना नाम तो बना ही लोगे, आईपीएससी पढ़ चुके हो यार। फिर उसके बाद मैंने ट्रोपोलियम आयन चलो ले लिया, हालांकि कुछ किताब वाले कहते हैं ट्रोपोलियम और एक आयन अभी और लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी बराबर होगी, इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन ये 3 नंबर पे लिया हमने। फिर बेटा हमने ले लिया यहां पर सिंगल रिंग वाला, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये नंबर 4 है। साइक्लोप्रोपाइल, अब एक कार्बन से क्या बनेगा? मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये नंबर 4 पे आता है। ठीक है, अगला, अब तो सब आसान वाले हैं। अब आप क्या करोगे? ये C+ लिखा हो, C+ पे 3 बेंजीन रिंग लगा दो। अच्छा, बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं? फिनाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, नंबर 5 वाला हो गया। अच्छा, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी तो लिख सकते हो, C6H5 होल थ्राइस C+। अरे 3 बेंजीन रिंग है तो C6H5 का होल थ्राइस नहीं लिख सकते हो क्या यार? ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। फिर आप 2 बेंजीन रिंग वाला ले लो, फिर आप 2 बेंजीन वाला, इसका नाम नहीं बताएंगे, डाईफिनाइल कर देना, और क्या, इसका नाम हो जाएगा डाईफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग मतलब डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको उस हिसाब से बताया जा रहा है जैसे कि एग्जाम वाले एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी कोई जिद नहीं करनी कि तुम्हें नंबर न मिले, अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में नंबर नहीं गंवाना है। ठीक है, नंबर 6। अब इंपॉर्टेंट वाला आ गया। अब हम लेंगे ये नंबर 7 वाला लेंगे, जिसमें मिथाइल, यहां C+, ये मिथाइल, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल।
टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं ना, एक कार्बन से 3 मिथाइल, लेकिन तो टर्सरी ब्यूटाइल ही बोलोगे। उसके बाद बेटा हम लेंगे ये बेंजिल। बेंजीन पे अगर CH2 लगा होता है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंजिल बोलते हैं। ये बेंजिल है, ये बेंजिल कार्बोनियम आयन है। अब कुछ किताब वाले इसको रखते हैं पहले, इसको रखते हैं बाद वाले। कुछ बुक वाले इसको पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। हो सकता है जहां लास्ट ईयर पढ़ते रहो वहां उन्होंने भी इसको पहले रखा हो, इसको बाद में रखा हो, है ना। ये नंबर 8 हो गया। अब नंबर 10 बेटा ले रहा हूं मैं ऐसा CH3CH प्लस, और ये ले रहा हूं मैं CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। अब एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ते हैं तो आइसोप्रोपाइल ही तो बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल आयन। फिर बेटा ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसका नाम है एलिल या एलाइल कार्बोनियम आयन। CH2 डबल बॉन्ड सो याद रखा करो क्योंकि आगे काम पड़ने वाला है ना, एलाइल। फिर बेटा हमने ले लिया यहां पर ले लिया इथाइल कार्बोनियम आयन CH3CH2 प्लस, ये नंबर 9 था, ये नंबर 10 हो गया, ये 11 हो गया। फिर हमने ले लिया मिथाइल कार्बोनियम आयन, नंबर 12 ले लिया। फिर हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसका नाम होता है विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस को विनाइल बोलते हैं, इसको 13 मान ले रहे हैं। और लास्ट में बेटा हमने बेंजीन रिंग वाला ले लिया, इस पे प्लस लगा दिया, इसे बोलते हैं फिनाइल। ये सबसे कम स्टेबल कार्बोनियम आयन है। ये नंबर 14 डाल सकते हो। और ऐसे देखो हाइपोथेटिकल तो हजारों बनाए जा सकते हैं, हाइपोथेटिकल कार्बोनियम आयन हजारों बनाए जा सकते हैं, बनाएंगे बाद में जब सवाल करेंगे तो हमने तो कुछ मेन लिख दिए जो काम पड़ता है। क्या इन्हीं में से कोई सवाल आएगा? क्या जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी इन्हीं में से कोई सवाल आए। अपने मन से भी बहुत सारे कार्बोनियम आयन अलग अलग टाइप के बनाए जा सकते हैं। पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है, तो वहां पे आपको सब कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस तो लगाना पड़ेगा। तो ये आ रही है कार्बोनियम आयनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक दो जगह आपको कुछ किताबों में गड़बड़ मिलेगा, या हो सकता भाई टीचर की अपनी सोच होती है, लेकिन मैंने बताया उस हिसाब से जिस हिसाब से नंबर मिलते हैं। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बेंजिल से ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ लोग इसको पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। कुछ लोग इस एलाइल कार्बोनियम आयन को इसके पहले रखते हैं, कुछ लोग इसको बाद में रखते हैं। यही 2 एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन तो नहीं है खैर, वो भी हकीकत तो यही है जो लिखा हुआ है। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ट्रोपाइलियम आयन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। नाम अपने आप सोचा करो क्या हमने कैसे रखा है ना। ट्राईफिनाइल मतलब 3 बेंजीन देंगे, अगला वाला डाईफिनाइल है, फिर ये तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल है, ये बेंजील है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। ये 14 कार्बोनियम आयन है। आपको इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। ये जो 14 कार्बोनियम आयन है ना, इनकी स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी बात करते हैं। इसमें 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और 4 में से 3 तो तुम पढ़ ही चुके हो। एक पढ़ चुके हो रेजोनेंस, एक पढ़ चुके हो हाइपर कंजुगेशन, एक पढ़ चुके हो इंडक्टिव इफेक्ट। अरे तीनों तो पढ़े हो। जहां पर रेजोनेंस हो सकता है वहां रेजोनेंस देखेंगे, कई जगह हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, कई जगह हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से इंपॉर्टेंट हाइपर कंजुगेशन से इंपॉर्टेंट रेजोनेंस। दिमाग रखना, ठीक है। अब यार ध्यान दो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने एक पॉइंट लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ these carbonium ion, stability of these carbonium ion can be explained by number 1 रेजोनेंस। आप रेजोनेंस से इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो, सबकी नहीं है। मैं नंबर लिखने जा रहा हूं जिसमें इसमें रेजोनेंस है उसकी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कार्बोनियम आयन नंबर 3 है, इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है? अबे डबल सिंगल प्लस ट्रोपाइलियम आयन है, इसमें रेजोनेंस है। ट्राइफिनाइल वाले में, नंबर 5 वाले में, नंबर 6 वाले में रेजोनेंस है, नंबर 8 वाले में रेजोनेंस है। और ये एलाइल कार्बोनियम आयन है, इसमें भी कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें भी रेजोनेंस है 10 वाले में। फिनाइल में रेजोनेंस है ही नहीं, उसमें पाई बॉन्ड नहीं घूम सकता है, उसमें कार्बन में प्लस है ना, घुमाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब इनमें से जो 3, 5, 6, 8 और 10 वाले कार्बोनियम आयन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? रेजोनेंस। अभी करेंगे,
चलो भी कर लेते हैं, उसमें क्या। अच्छा देखो, ये बेटा ट्रोपाइलियम आयन है, ये ट्रोपाइलियम आयन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उससे कम बनेंगे। वैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 7, एक तरफ से 4 बनते हैं, एक तरफ से 3 बनते हैं, तो 7 मान लिया टोटल। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताओ क्यों बनते हैं? इस रिंग में कितने कार्बन है? 7 हैं, और एक प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज 7 कार्बन पे जा सकता है ना, इसलिए स्ट्रक्चर कितने होंगे? अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग में है कहीं कंजुगेशन में, तो हर कार्बन पे आ सकता है, इसलिए यहां भी आ सकता है प्लस, यहां भी आ सकता है प्लस, यहां भी आ सकता है प्लस, तो 7 जगह प्लस आएगा। इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 10 होते हैं बेटा। एक तो खुद ही है, 3 बेंजीन से इधर बनेंगे, 3 बेंजीन से इधर बनेंगे, 3 बेंजीन से इधर बनेंगे, 10 होते हैं। इसमें 3 बेंजीन से इधर बनेंगे, 3 इधर से बनेंगे, एक है ये, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 7। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 4, ठीक है ना। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 ही होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस है ना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे 2। अब आप देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, पांचवें वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं 10, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 7, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर घट रहा है तो स्टेबिलिटी अपने आप, अरे यार बता चुके हैं, जिसमें रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी घटेगी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर घटेगा तो अपने आप स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबिलिटी लगातार घट रही। लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 7, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। बस यही एक एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन नहीं है वैसे, हम तो एक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि इंटरनल कॉन्जुगेशन होता है और एक एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन होता है। इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पर है, अभी यहां पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पे ही है, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ही घूमेंगे सब, और प्लस चार्ज भी रिंग के अंदर घूमेगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज रिंग से बाहर है, अगर प्लस चार्ज रिंग से बाहर है तो ऐसे कंजुगेशन को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंजुगेशन। और पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग के कार्बन पर है तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल कंजुगेशन। और इंटरनल कंजुगेशन एक्सटर्नल कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो भले ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 7 हैं, लेकिन फिर भी उससे ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या है? इंटरनल कंजुगेशन है। बाकी सब में तो दिखाई पड़ रहा है लगातार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घट रहे हैं, तो स्टेबिलिटी, बस इसमें तुम्हें डाउट था तो एक मैं पॉइंट यही लिख दे रहा हूं कि ट्रोपाइलियम आयन, मतलब ये वाला आयन, ट्रोपाइलियम आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू इंटरनल रेजोनेंस या इंटरनल कंजुगेशन। ट्रोपाइलियम आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन। ट्राइफिनाइल मिथाइल में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी इससे कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें कंजुगेशन एक्सटर्नल है, अरे रिंग के बाहर प्लस चार्ज है ना। तो इसलिए यहां लिख लेना कि ट्रोपाइलियम आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन। लिख दिया मैंने वहां पे, खाली इससे भी काम चला सकते हो, ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा फैक्टर रहेगा हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक साथ ले सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे चाहो उससे देख लो, हालांकि हाइपर कंजुगेशन से देखना ज्यादा अच्छा है। अब जरा सुनो, ये वाला जो कार्बोनियम आयन है नंबर 7 वाला, अच्छा इसके हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? 9 बनेंगे यार, 3 अल्फा है, 3 अल्फा है, 3 अल्फा है, और ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, प्लस आई भी देख लो। इस कार्बन पे कितने प्लस आई ग्रुप हैं? तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेंगे। और इसके हाइपर कंजुगेशन भी कितने बनेंगे? 9। इसके हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? 3 और 3 6, या 2 प्लस आई ग्रुप हैं। इसके हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? केवल 3, या एक ही प्लस आई ग्रुप है। तो जाहिर सी बात, अगर आप कार्बोनियम आयन नंबर 7 ले लो, कार्बोनियम आयन नंबर 9 ले लो, कार्बोनियम आयन नंबर 11 ले लो, तो इनकी स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन हो जाएगी? हाइपर कंजुगेशन से। अब यहां और यहां तुम्हें डाउट आ सकता है, यहां पर रेजोनेंस है और यहां पे हाइपर कंजुगेशन है, तो एक लिए होता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? जो अच्छी किताब वाले लिखते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 4। और इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 9। तो चूंकि हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस ही है,
हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह का मतलब रेजोनेंस से मिलती जुलती चीज है। तो चूंकि इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। कुछ किताब वाले इसको भी पहले लिखते हैं, लेकिन आप यही लिखिए कि यही आंसर माना जाता है। क्या लिख दिया आपने? 7, 9, 11 की स्टेबिलिटी किससे आ रही है? हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, छाप लीजिए। 3 इफेक्ट तो लगाई दिए मैंने। अब यार कुछ बचे, जैसे ये वाला बचा, ये तो खैर है, ये तो कम स्टेबल है क्योंकि इसको ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला। ये बचा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन। हमने क्या बताया? विनाइल कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल है, और वो क्या है उधर? फिनाइल कार्बोनियम आयन, वो भी हाईली अनस्टेबल है। पूछेगा ऐसा क्यों हुआ? पहले हम उनकी जो अनस्टेबल उनके बारे में बात कर ले। ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन प्लस, ये कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल, और इससे भी ज्यादा अनस्टेबल ये वाला कार्बोनियम आयन है, ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल है, याद रखना। अब मुझे ये बताओ क्यों अनस्टेबल है? अच्छा, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp। इस कार्बन पे भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp। एक सिग्मा sp। sp का मतलब इसमें s का परसेंटेज कितना है? 50। इसमें भी s का परसेंटेज कितना होगा? 50। s का परसेंटेज अगर हाई है तो इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। s का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और भैया अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उस एटम पे प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए? है क्या? इसलिए कम स्टेबल है। अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज किया जाए, माइनस आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और प्लस आ जाए तो इसका मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन की कमी बनी हुई है, इसलिए हाईली अनस्टेबल होता है। ये भी हाईली अनस्टेबल है। इसमें तो सारे, ये तुमने कहा सर प्लस चार्ज यहां ले आओ, कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो रेजोनेंस करा सकते हैं, जरा करा के दिखाओ। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है? प्लस है। ठीक है ना? तुमने कहा सर इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिला देंगे तो यहां पे हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो यहां प्लस आ जाएगा। बात तो वही है। हर कार्बन पे क्या आ सकता है? प्लस आ सकता है। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस कराने का कोई फायदा? रेजोनेंस कराने का फायदा यह है जब भाई उसके इलेक्ट्रॉन की कमी किसी तरह से, हर कार्बन में प्लस रहेगा। इसका मतलब फिनाइल कार्बोनियम आयन और विनाइल कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फिर भी क्या बना हुआ है? प्लस चार्ज। तो चाहो तो लिख लो, याद रहे तो मत लिखना। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है। विनाइल एंड फिनाइल कार्बोनियम आयन आर हाईली अनस्टेबल। विनाइल एंड फिनाइल कार्बोनियम आयन आर हाईली अनस्टेबल। विनाइल और फिनाइल कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, विनाइल एंड फिनाइल कार्बोनियम आयन आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कंडीशन सबसे घातक है। बेचारे के पास डबल बॉन्ड भी है तब भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे बुरी स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती। डबल बॉन्डेड कार्बन प्लस आ जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो सबसे कम स्टेबल होगा, दिमाग में रखना। अब बचे बेटा ये 3, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, एक चौथा लिया था मैंने ऐसे वाला ना, ये 4 नंबर वाला ये था। ये बहुत ही, हमने कहा दुनिया का सबसे अधिक स्टेबल कार्बोनियम आयन यही है। ट्रोपाइलियम आयन से ज्यादा स्टेबल है, ये भी ट्रोपाइलियम आयन से ज्यादा स्टेबल है। अच्छी किताब वाले लिखते हैं कि ट्रोपाइलियम आयन और इस आयन की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, मतलब ये भी कोई कम नहीं है, बहुत स्टेबल ये भी होता है। हमने तो ट्रोपाइलियम आयन के बाद डाल दिया, लेकिन कुछ किताब वाले लिखते हैं कि ट्रोपाइलियम और इसकी स्टेबिलिटी बराबर होती है। इसमें क्या होता है जरा सुनो। इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, सिग्मा रेजोनेंस। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या? सिग्मा रेजोनेंस।
सिग्मा बॉन्ड के रेजोनेंस से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो समझाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों में से कोई एक ले लें, जो वही ले ले रहे हैं लास्ट वाला, सब में एक ही जैसा होगा। ये कार्बन है, मतलब साइक्लोप्रोपाइल है। यहां बेटा CH2 प्लस है, इस CH2 प्लस पे हाइब्रिडेशन क्या है? अब sp2 यार 3 कहां से हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड sp2। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने p ऑर्बिटल होते हैं? 3, px py pz। तो 2 p ऑर्बिटल से तो हाइब्रिडेशन हो गया है। इसका मतलब इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा, एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा। और इस कार्बन पे बेटा हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। अब एक Hb तो होगा यार। इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, और पूरा पूरा भरा होगा। इसका ये sp3 ऑर्बिटल है, पूरा पूरा फुल फील्ड ऐसे दिखा देता कि ये पता चल जाए भरा, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये बेटा 60 डिग्री पे है लगभग। ये जो कार्बोनियम आयन का ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये जो साइक्लोप्रोपाइल के कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड से बना है ना। इसमें चारों बॉन्ड क्या है? इस कार्बन पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा हाइड्रोजन से भी है। इसका मतलब ये चारों sp3 ऑर्बिटल क्या बना चुके हैं? सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड ही तो है, मतलब ये पूरे फुलफिल्ड हैं। लेकिन ये जब इसके C+ वाला कार्बन इसके पास आता है तो इन दोनों काफी क्लोज ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इनका बॉन्ड एंगल कुछ ऐसा होता है कि ऑर्बिटल काफी क्लोज होते हैं। तो जब ऑर्बिटल काफी क्लोज होंगे, एक दूसरे के पैरेलल भी आ गए, तो ये फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, फुलफिल्ड सिग्मा p ऑर्बिटल है ना ये। और यहां पर ये वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। तो जब पाई बॉन्ड बन गया तो इससे अच्छा क्या यार? पाई बॉन्ड बनने का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। इसके पास पहले 3 बॉन्ड थे, अब 1 बॉन्ड और बन गया। कितना बन गया? 4 बॉन्ड। इसे सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब साइक्लोप्रोपाइल के इस sp3 कार्बन और इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है फुलफिल्ड sp3 ऑर्बिटल और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में, वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नोट कर लीजिएगा, कभी आया नहीं एग्जाम में। ऐसा कार्बोनियम आयन कभी आज तक किसी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है। उसमें भले 1-2 बार आ चुका है, ये सब नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है पूछ ही ले भाई। इतिहास तो ऐसे बनता ही है नया, कई बार नए सवाल आ जाते हैं। तो एक पॉइंट लिख लेंगे आप कि इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन कर लो, कार्बोनियम आयन, there is conjugation और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस between sp3 fulfilled orbital and vacant p orbital of CH2 plus या C plus लिख लो, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ C plus, पाई बॉन्ड बन जाता है उससे, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। याद रखना, साइक्लोप्रोपाइल की रिंग अगर कहीं sp2 कार्बन के संपर्क में आएगी तो तुरंत क्या बनाएगी? आगे काम पड़ेगा भाई। तुम जहां से में आ जाओगे, तुम्हारे जो गाइड वाइड से सवाल लगा रहे हो उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल दिए होंगे, तुम जो सोच रहे होगे एकदम उल्टा हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल की रिंग अगर sp2 कार्बन के संपर्क में आई तो पक्का इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। याद रखना, भी काम पड़ने वाला भी लेंगे, कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। तो बेटा ये कार्बोनियम आयन भी काफी ज्यादा स्टेबल है, बल्कि ये ट्रोपाइलियम आयन से भी ज्यादा स्टेबल थे देखा जाए तो। वैसे आमतौर पे लोग कहां से स्टेबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं? ट्रोपाइलियम आयन से, वो नंबर 1 पे रखते, लेकिन मैंने 2 और डाल दिए पहले, बल्कि वो तीसरा भी है। इसका मतलब ये कार्बोनियम आयन दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम, अगर ये कहीं बन रहे हैं तो बनाना जरूरी है इनको, क्योंकि यही सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। याद रखना, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन क्या दुनिया में इतने ही कार्बोनियम आयन होते हैं क्या यार?
बहुत सारे कार्बोनियम आयन होते हैं, बहुत सारे कार्बोनियम आयन होते हैं। बाई चांस आपको मैंने कोई ऐसा कार्बोनियम आयन दे दिया, ये लिखा CH2+ या C+, और इसके पास मैंने कोई हेटेरो एटम लगा दिया। हेटेरो एटम उसको बोलते हैं जो कार्बन ना हो और जिसके पास लोन पेयर कम से कम एक पाया जाए, तो ये भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है। अब ये भी तो रेजोनेंस की कंडीशन थी, तुम भूल जाते हो यार। प्लस चार्ज वाले कार्बन के बगल में अगर लोन पेयर आ जाए तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी मैंने, जो रेजोनेंस की 4-5 कंडीशन बताई थी कंजुगेशन की, उसमें एक ये भी कंडीशन थी, पॉजिटिवली चार्ज के बगल में नेगेटिव कार्बन नहीं चाहिए लेकिन लोन पेयर वाला आइटम। मान लिया आपने यहां लिखा C+ और यहां लगा दिया ऑक्सीजन, लोन पेयर है, हाईली स्टेबल। तुमने लिखा C+ और यहां लगा दिया नाइट्रोजन, लोन पेयर होगा हाईली स्टेबल। तुमने C+ लिया, यहां लगा दिया तुमने सल्फर, लोन पेयर है हाईली स्टेबल। इसका मतलब अगर C+ के बगल में हेटेरो एटम आ जाए विद लोन पेयर तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, क्योंकि जैसे इस पे कमी आएगी तुरंत इसका लोन पेयर मिल जाएगा। ट्रोपाइलियम आयन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल से नहीं होता, लेकिन ये ट्रोपाइलियम आयन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना, क्योंकि उसमें ट्रोपाइलियम आयन में तो पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा तब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अच्छा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल सकते हैं कि लोन पेयर के? लोन पेयर के, इसलिए तुरंत ये लोन पेयर यहां जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देगा। ये अलग बात है कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट रहेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहे तो उसको इलेक्ट्रॉन देने में कोई एतराज नहीं होता है, आप अपने आप इलेक्ट्रॉन, मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन इसका दिलवा भी दिया तो यहां क्या बन जाएगा, इस कार्बन की कमी पूरी हो गई, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, तो ऑक्टेट तो अभी पूरा है। ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, एक निकाल दिया, कितने बचे, अरे 5 बचे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकाल दिया, 5 बचे, इधर बॉन्ड बना लिया है, साथ में एक लोन पेयर भी है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाए तो अगर ऑक्टेट उसका क्या रहे, पूरा रहे, हो सकता है जगह हाइड्रोजन लगा हो, तो अबे आगे भी तो कुछ ना कुछ लगा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर से मिल जाए, कितने पूरे हो जाएंगे, 8। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, ये लिखा CH2+, यहां लिखा मैंने NH2। अब मुझे बताओ हाईली स्टेबल कार्बोनियम आयन क्यों? क्योंकि इस C+ को तुरंत ये लोन पेयर देगा। जरा नाइट्रोजन को लोन पेयर देके दिखाते हैं, ये इसने नाइट्रोजन को इसने लोन पेयर दे दिया। नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, एक निकालने के मतलब कितने बचे, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसने, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। इसका मतलब ऑक्टेट पहले भी पूरा था ऑक्टेट। अब ये फायदा हुआ कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन का भी, दोनों का पूरा हो गया। तो जैसे ही C+ के बगल में हेटेरो एटम आ जाए, हेटेरो एटम का मतलब कार्बन के अलावा कोई एटम जिसपे लोन पेयर पाया जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है, फास्फोरस है ना, कोई भी हो सकता है। खैर, अब एक काम करते हैं हम, एक पॉइंट तो तुम्हें बता ही चुका हूं मैं, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अबे +m -m से पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड। अच्छा, डिस्टेंस पे डिपेंड करना और ना डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? अब मान लिया ये लिखा हुआ है CH3, चलो ऐसे मान लिया हमने कहा बेंजीन रिंग है, यहां पे लिखा हुआ है CH2+, ये कार्बोनियम आयन है कि नहीं है? अबे कार्बोनियम आयन है। तुमने मान लिया यहां पे कोई +m ग्रुप लगा दिया और तुमने मान लिया इस पैरा पोजीशन पे कोई +m ग्रुप लगा दिया, कौन सा +m ग्रुप बेंजीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? दोनों बराबर देंगे। अबे अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस में है तो इलेक्ट्रॉन तो भेज ही देगा, यहां जितना ये भेजेगा उतना ही, ये मत सोचना कि ये ज्यादा भेजेगा कम भेजेगा। रेजोनेंस में अगर ये ग्रुप है तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को भेजेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन अपना, तो मिल तो जाएंगे। इस कार्बन के पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएंगे। तो डिस्टेंस पर कभी रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप रेजोनेंस वाला ग्रुप कहीं दूर लगा दो या पास लगा दो, इलेक्ट्रॉन जितना देना होगा उतना ही देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में फर्क पड़ता है। पता चला हमने कहा ये +I ग्रुप है और हमने कहा ये +I ग्रुप है,
तो प्लस आई ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इस कार्बन से पास में है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ये प्लस आई ग्रुप इस कार्बन से, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कार्बोनियम आयन है, इससे ये दूर है, तो दूर है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो, लेकिन इससे ये कम इलेक्ट्रॉन देगा ये। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजोनेंस कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड, तो उसी के 2-4 क्वेश्चन कराते हैं तब समझ में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजील कार्बोनियम आयन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनियम आयन है जो हमें ज्यादा काम पड़ेगा। CS2 पे अगर चार्ज प्लस है बेंजीन के ऊपर तो क्या बोलते हैं, बेंजील या बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं जब हम डिफरेंट टाइप के प्लस एम और माइनस एम ग्रुप वगैरह लगा देंगे तब। जल्दबाजी मत करना, आराम से बताना, तुम सोच समझ के। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक जो है दिमाग लगाते रहो। मुझे बीच में रोक करके भी पूछ सकते हो, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। पहला कार्बोनियम आयन है ए, यहां पे लगाया हमने मिथाइल, ठीक है ना। दूसरा मैंने ऐसा लिया, हमने यहां पे लगा दिया इथाइल, CS2 CS3। अभी हम बहुत सारे बनाएंगे। हमने तीसरा लिया, यहां लिख दिया CS2 प्लस, यहां लगा दिया आइसोप्रोपाइल, ये बेटा लगा दिया आइसोप्रोपाइल। और हमने एक और ले लिया, यहां पे हमने बेंजील कार्बोनियम आयन लिया और यहीं पे लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसे कर दिया। डी है। उसने कहा इन चारों कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। पक्का बताओ, कोई इसका उल्टा तो नहीं सोच रहा है। अच्छा, क्या सोच के बता रहे हो तुम ऐसा। अगर देखो ये मिथाइल आर्थो पे लगा, इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं ना। अगर मिथाइल आर्थो पे लगा तो प्लस एम होगा और साथ में प्लस आई भी होगा। अभी मिथाइल ग्रुप प्लस एम भी होता है और प्लस आई भी होता है। हालांकि प्लस एम और प्लस आई में ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होती है, प्लस एम। और ये इथाइल भी तो प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस आई भी है, ये भी प्लस एम भी है, प्लस आई भी है, लेकिन ये केवल प्लस आई है। अच्छा बताओ, ये मिथाइल ग्रुप प्लस एम क्यों है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से। यार कितनी बार बताया जाए, ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन। तो इस पर कितने H हैं, इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे, 3। इसमें 2 H हैं, हाइपर कंजुगेशन 2। इसमें 1 H है, हाइपर कंजुगेशन 1। इसमें तो H है ही नहीं, तो जब H है ही नहीं तो ये प्लस एम की तरह काम, और अगर प्लस एम की तरह काम नहीं करेगा तो खाली प्लस आई की तरह काम करेगा। और प्लस एम और प्लस आई में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आंसर तुम प्लस एम से निकालोगे कि प्लस आई से निकालोगे, प्लस एम से निकालोगे। क्यों, क्योंकि 3-3 हाइपर कंजुगेटिंग, उसके 2-2 हाइपर कंजुगेटिंग, उसका 1 हाइपर कंजुगेटिंग, उसका 0 हाइपर, उसका कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं बन सकता क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन से तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे लिए मेन क्या है, प्लस एम, याद रखना। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तुमने ये तो खैर सही बता दिया यार। दूसरा धीमे धीमे लेते हैं, तुम्हारे पास कोई हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी पूछ सकते हो। मान लिया बेटा हमने यहां लगा दिया मिथाइल, ये सब मैं आसान वाले ले रहा हूं पहले। वैसे आसान सभी होता है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मुश्किल है। और क्या, हमने इथाइल लगा दिया, हमने यहां पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया। अब ध्यान देखना हम क्या कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल लगा दिया और हमने डी में टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। एक कार्बन पे 3 मिथाइल को टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। जैसे वो ये वाला, यही वाला ले लिया, मतलब ऐसे लगा दिया, लेकिन हमने एक मेटा पे लगा दिया है, DCBA। अब की स्टेबिलिटी लगातार वैसे बढ़ रही है। अच्छा मुझे बताओ, ये मिथाइल कहाँ लगा है, तो अगर मेटा पे लगा तो रेजोनेंस तो होता नहीं है। अबे मेटा पोजीशन पे कब रेजोनेंस होता है, बता चुका हूं, मेटा पोजीशन का रेजोनेंस से कोई संबंध है ही नहीं। तो ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है ना, तो अगर मेटा पे लगा है तो ये रेजोनेंस होगा नहीं, तो केवल क्या होगा, प्लस आई। ये भी केवल क्या होगा, प्लस आई। ये भी केवल क्या होगा, प्लस आई। और ये भी केवल क्या होगा, प्लस आई। अब आपको प्लस आई पावर देखनी पड़ेगी, मैं बता चुका हूं।
एल्किल ग्रुप की प्लस आई पावर एल्किल ग्रुप के साइज से बढ़ने से बढ़ती है। ये सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है, इसकी प्लस आई पावर सबसे कम होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी। तो इस बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। जब रेजोनेंस ना हो पाए तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई। इसका मतलब ये उल्टा हो गया एकदम। अगर यही चारों ग्रुप मेटा पे लगा देंगे तो ऑर्डर पलट जाएगा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस तो होना नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इंडक्टिव। और इंडक्टिव इफेक्ट का तो मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे प्लस आई पावर, हाँ जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2, उसमें 3, उसमें 4, तो वैसे वैसे प्लस आई पावर बढ़ती है। तो यहां पे आंसर अब इंडक्टिव इफेक्ट से निकाल रहे हैं, यहां पे आंसर रेजोनेंस से निकाल रहे हैं। ठीक है। तीसरा, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसी में हटा देंगे, बाकी तुम लिखना बार बार, तुम मत हटा देना कहीं। ठीक है। अब हम अलग अलग ग्रुप लगाने जा रहे हैं, अलग ग्रुप ए बी सी डी, ठीक है ना। अब हम ग्रुप लगाने जा रहे हैं। यहां बेटा लगाया मैंने OH, ध्यान रखना, एक बार मैंने यहां पे लगाया OH, अब एक बार मैंने यहां पे लगा दिया OH, और उसमें कुछ नहीं लगाया, डी वाले में कुछ नहीं लगाया। कह रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, ACDB बताया इन्होंने। पहले दिमाग लगाओ, पहले बताओ ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, प्लस M की माइनस M। अबे सिंगल बॉन्डेड आर्थो पे लगा है, आर्थो पे लगाया तो प्लस M होगा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस CADB। अच्छा, CADB ऐसे, ए के बाद ADDB, 2 बार डी ले लोगे। अच्छा, ये उल्टा करना चाह रहा है, ACBD। बस बहुत नीलामी हो गई, पहले देख लें। ये OH प्लस M ग्रुप कहां लगा है, और आपको मालूम है OH के अंदर माइनस आई कैरेक्टर भी होता है। मैं तुम्हें लिखा चुका हूं, कुछ ग्रुप प्लस M और प्लस आई दोनों होते हैं, कुछ ग्रुप प्लस M और माइनस आई होते हैं, और कुछ ग्रुप माइनस आई पावर ज्यादा होती है और हैलोजेंस में, याद करो। तो इसका मतलब OH ग्रुप माइनस आई की तरफ भी काम करेगा। OH ग्रुप यहां केवल क्या होगा, माइनस आई। OH ग्रुप यहां केवल क्या होगा, माइनस आई, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटा पे लगा है ना, मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, तो जब रेजोनेंस में नहीं होगा OH तो हमेशा, अभी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई होगा, और ये पैरा पे लगा है तो प्लस M होगा, और प्लस M भी होगा, साथ में माइनस आई भी होगा। उसमें तो खैर कोई है ही नहीं, तो बाद में बात कर लेंगे। अब मुझे बताओ, ये OH आर्थो पे लगा प्लस M, और ये OH पैरा पे लगा प्लस M, इनमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, रेजोनेंस से बराबर देंगे, क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड। तो जरा आप इंडक्टिव इफेक्ट भी तो साथ में देख लो, रेजोनेंस से जितना इलेक्ट्रॉन ये इस बेंजीन रिंग को देगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन ये इस बेंजीन रिंग को देगा। इसका मतलब रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड तो करता नहीं, चाहे आर्थो पे लगा चाहे पैरा पे लगा, इलेक्ट्रॉन तो दे ही देगा, बराबर देगा। लेकिन इसको हम माइनस आई की तरफ भी तो ट्रीट कर रहे हैं। यहां माइनस आई इस कार्बोनियम आयन से पास में है, और यहां माइनस आई इस कार्बोनियम आयन से दूर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी प्लस M और प्लस आई के डायरेक्टली होती है, और माइनस आई और माइनस M के इनवर्सली होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कमी है, तो जहां कमी है उस पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हो तो अच्छी बात है, प्लस आई और प्लस M लगाओ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और माइनस से माइनस आई लगाओ तो स्टेबिलिटी घटेगी। मुझे बताओ, माइनस आई से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी घटती की बढ़ती है, घटेगी। इसका मतलब यहां माइनस आई पास में है, अभी माइनस आई तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहां माइनस आई पास में है, यहां माइनस आई दूर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? अच्छा, प्लस M से स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, वो माइनस आई से घट रही होगी। यहां माइनस आई पास में है तो ये कम स्टेबल, और यहां माइनस आई दूर में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन हुआ? C। सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ C। फिर कौन हुआ? A। फिर कौन हुआ? D, क्योंकि D में तो OH है ही नहीं, और B वाले में OH क्या है?
और माइनस आई से तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी घटती है। इसका मतलब उसके बाद क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ऐसा आंसर कोई दिया है? ये वाला आंसर सही है, ये आंसर सही है, बाकी सब गलत है। सी वाला कार्बोनियम आयन क्यों मोस्ट स्टेबल है? क्योंकि सी वाले में OH प्लस M है और माइनस आई दूर है, इसलिए प्लस M ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत लोग सोचेंगे सर इसको क्यों नहीं ले रहे हो पहले, अब इसको क्यों लेंगे, तो खाली माइनस आई है। माइनस आई से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी घटेगी और प्लस M से बढ़ती है। इसका मतलब ये प्लस M है तो बढ़ेगी बहुत स्टेबिलिटी, ये भी प्लस M है तो बढ़ेगी। अब इन दोनों में देखना किसकी ज्यादा होगी, तो जिसमें माइनस आई ग्रुप दूर होगा, इसमें माइनस आई ग्रुप क्या है पास में, उसमें माइनस आई ग्रुप क्या है दूर है, तो माइनस आई ग्रुप अगर दूर होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल हो गया सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। अब बताओ तुम इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। मैंने क्या पॉइंट बताया, रेजोनेंस जब कॉमन हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकते हैं। तुमने कहा सर इसको ज्यादा स्टेबल क्यों मान रहे हो सी वाले को, क्योंकि प्लस M है ना यार, प्लस M से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये भी प्लस M है, इससे भी स्टेबिलिटी। खाली ये डाउट था कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस देख लो, जिसमें माइनस आई दूर होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसमें माइनस आई पास है ये कम स्टेबल हो गया, तो सी के बाद ये आएगा। इसमें तो बड़ा खतरनाक है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा। डी में ना कोई खींचने वाला है ना कोई देने वाला है, तो जाहिर सी बात है बीच में आ ही जाएगा वो। चलो खैर दूसरा पूछते हैं तुमसे, अब फिर हटाने जा रहे हैं हम फिर से हटाने जा रहे हैं। आप दोबारा बनाइए, अगर बनाना हो तो, ना बनाना हो तो छोड़ दो। आपसे मैंने कहा यहां पे लगाया बेटा मैंने NO2, ठीक है, यहां पे लगाया हमने NO2, यहां पे लगाया हमने NO2, यहां पे कुछ नहीं लगाया। फिर से एक बार, उसने कहा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी प्लस M और प्लस I के डायरेक्टली कई बार बता चुका हूं, और माइनस M और माइनस I के इनवर्सली। अबे क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन दे सकता है, जो प्लस M हो या प्लस I हो। हाँ सबसे अधिक स्टेबल D, बहुत सही बताया। फिर C, फिर A, D, B, C, A। दो ऑप्शन तो बनी गए, कुछ और बताना चाह रहे हो है? DBAC बता रहे, DBAC ले, ये भी एक आंसर आ गया। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, एक और बोल दो, चौथा ही बन जाए यार, अपने आप सॉल्व बना लो। चलो खैर, ये बताओ NO2 ग्रुप कैसा होता है, माइनस M, अबे डबल बॉन्डेड ग्रुप है, और माइनस I तो होता ही होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने की वजह से। ये केवल क्या होगा, माइनस I, ये केवल क्या होगा, अबे मेटा पे लगा यार, और ये माइनस M भी होगा, पैरा पे लगा तो रेजोनेंस में होगा, माइनस M भी होगा, माइनस I होगा, उसमें तो कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल तो यार D होगा, क्योंकि D में ना, अच्छा माइनस M से भी स्टेबिलिटी घटती है और माइनस I से भी घटती है, तो इसका मतलब D वाला तो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें कम से कम कोई खींचने वाला ग्रुप तो नहीं है, तो D तो मोस्ट स्टेबल हो ही जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। अब देखो माइनस M है, अच्छा माइनस M से ज्यादा स्टेबिलिटी घटेगी कि माइनस I से, M से ज्यादा घटेगी, और माइनस M ग्रुप ये भी है, माइनस M ग्रुप ये भी है, दोनों स्टेबिलिटी को बराबर घटाएंगे। लेकिन यहां माइनस I ग्रुप पास में स्टेबिलिटी ज्यादा घटा देगा, माइनस I से स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की ये ज्यादा घटा देगा, तो D के बाद A के बाद स्टेबिलिटी के, ठीक है। ये केवल क्या है, पहले इन दोनों के बारे में बात करो, A और C के बारे में। A और C के बारे में बात करें तो ये माइनस M ये भी है, माइनस M ये भी है, बराबर, लेकिन यहां माइनस I पास में, यहां माइनस I, तो इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा, A, उससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, C। तो ये तो केवल माइनस I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसका मतलब अपने आप बीच में आ जाएगा DBCA। तो ये तुम क्यों बता रहे थे शिवेंद्र, ये आंसर हुआ DBCA। लो आंसर आ गया। एक चौथा क्वेश्चन था, ऐसे हजारों बनाए जा सकते हैं, फिर बनाने जा रहा हूं एक बार में, होशियार है ना, जिसकी समझ में ना आ रहा हो बता दे एक बार। हाँ में हाँ ना मिलाओ, खाली हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मूर्ख होते हैं,
तुमसे कोई सही बात बोल रहा है तब भी तुम हाँ में हाँ मिलाते हो, गलत बोलते हो तब भी बोलते हो हाँ हाँ ठीक है। तो गलत बोल रहा है तो विरोध तो करो नहीं सर, ये आप गलत बोल रहे हैं। ना समझ में आया तो बताओ तो कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। -m से स्टेबिलिटी घटेगी और -i से भी घटेगी। -m से घटेगी, इसमें मतलब दोनों इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, इसमें दोनों इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। कौन ज्यादा घटा रहा होगा? ये वाला, क्योंकि -i यहाँ पर पास में है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा। उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, और उसमें तो कोई खींचने वाला ग्रुप है ही नहीं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नंबर 5। देखें इस बार क्या करोगे तुम। हमने इस पे बेटा 5 एटम की रिंग लगा दी, चलो 6 एटम की रिंग लगा देते हैं। यहां पैरा पे लगाया है, यहां पे पैरा पे 5 एटम की रिंग लगा दी, यहां पर पैरा पे हमने 4 एटम की रिंग लगा दी, और यहां भाई साहब पैरा पे मैंने 3 ही एटम की रिंग लगा दी। साइक्लोप्रोपाइल ABCD नाम सब वही रहेंगे। कह रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा बताओ, ये जो 6 कार्बन की रिंग है, हमने बताया था जिसमें रिंग में कार्बन ज्यादा होते हैं उसका +i इफेक्ट ज्यादा होता है। रिंग में कार्बन का अगर नंबर ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें sp3 कार्बन 6 हैं, इसमें sp3 कार्बन 5 है, उसमें sp3 4 है, उसमें sp3 कार्बन 3 है। तो sp3 कार्बन का नंबर बढ़ने से रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, याद रखना। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये उससे कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये उससे कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? D। अभी तुमको आधे घंटे पहले बताया था मैंने, अगर साइक्लोप्रोपाइल sp2 कार्बन के साथ आ जाए, इधर देखो, अगर साइक्लोप्रोपाइल, ये कार्बन sp2 है, अबे बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं, अगर साइक्लोप्रोपाइल की रिंग sp2 कार्बन के साथ आ जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। इसका मतलब ये रिंग इसको पाई बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन दे सकती है, सबसे बढ़िया है। इसलिए सबसे अधिक स्टेबल क्या हो गया? आगे झांसे में। उसके बाद ए ले लो, क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। अब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तुम्हें इसीलिए बीच में एक पॉइंट बोला था, जो बोला करें उसको ध्यान सुना करो। हमने कहा था अगर sp2 कार्बन से तुमने साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया तो हाईली स्टेबल। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल का कार्बन और उस बेंजीन का कार्बन के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, याद रखना। चलो खैर, हटाने जा रहे हैं फिर एक बार हम। नंबर 6 कार्बन की रिंग सबसे अच्छा +i क्यों है? 6 कार्बन की रिंग सबसे अच्छा +i क्यों है? हाँ, क्योंकि 6 sp3 कार्बन है ना, जितने ज्यादा sp3 कार्बन उतनी ज्यादा +i पावर, याद रखना। तुम कहोगे यहाँ रेजोनेंस की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो सब में एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ भी, एक H यहाँ भी है, एक H यहाँ भी है। तो जब H का नंबर बराबर है तो हाइपर कंजुगेशन तो सब बराबर ही करेंगे। तो खाली हम किससे आंसर निकाल रहे हैं? +i से। नंबर 6 फिर हम हटाने जा रहे हैं, हम हटाते जा रहे हैं। आप चाहो तो खाली देख के बता दो, जरूरी नहीं कि तुम नोट करो, नोट करना इतना जरूरी नहीं है। अब थोड़ा हम अलग अलग टाइप के ग्रुप लगाने जा रहे हैं। इस बार हमने यहां भी बेटा लगा दिया OCH3, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। यहां पे बेटा लगा दिया हमने एक बार OCH3, यहां पे लगा दिया हमने एक बार चलो OCH3 मेटा पे, और यहां पर हमने OCH3 लगा करके इस मेटा पे बेटा लगा दिया, इस मेटा पे लगा दिया यहां पर CN। पहले ये देखा करो कौन सा ग्रुप कैसा होता है, तुम यही नहीं याद रख पाते हो। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप हमेशा +m होते हैं, ये सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर है, +m होगा, साथ में -i भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना, तो +m भी होगा। और भाई लिखा चुके सब, ये भी +m होगा और साथ में -i भी होगा। ये केवल -i होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, केवल क्या होगा?
क्योंकि मेटा में रेजोनेंस नहीं होता है। और ये CN आपको याद करो ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप है, ये -M होता है, लेकिन मेटा पे लगा है तो -M तो बोलना बेकार है, तो केवल क्या बोलोगे -I। और CN और OCH3 में अच्छा -I कौन होता है? CN खतरनाक -I है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होता है ये D हो गया, C हो गया, B हो गया, A हो गया। अब मुझे बताओ सबसे कम स्टेबल कौन है? D वाला। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा रखे, उससे थोड़ा अच्छा C वाला। अब इन दोनों में डाउट है। देखो ये भी +M है, ये भी +M है, तो +M से जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो अब -I भी तो देख लो, यहां -I इस कार्बन से पास में, यहां -I, तो कौन अच्छी स्थिति है? B वाली, क्योंकि थोड़ा दूर रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब B फिर A आएगा। अब तुम्हारे पास कोई इस तरह का कार्बोनियम आयन हो, लाओ निकालते हैं स्टेबिलिटी। कोई भी इस तरह का कार्बोनियम आयन रखे हो, किसी किताब का भी हो सकता है यार, दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी निकाल डालें, सब निकाल सकते हो। ऐसे ही हम घंटों करते रहे, ऐसे हजारों एग्जांपल लगाए जा सकते हैं, उसमें क्या। एक और कर लेते हैं। हाँ नहीं, 3 डिग्री कार्बन के आप उसको sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते हो। 3 डिग्री कार्बन का जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का कार्बन होता है, वहां पे कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते, वरना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन क्या बन जाएगा? अनस्टेबल, जैसे टाटोमेरिज में होता था ना, टाटोमेरिज में बताया था मैंने। खैर एक और पढ़ लेते हैं, मन नहीं मानता है, तुम पूछते नहीं हो तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। और चलो खैर, इस बार थोड़ा और खुराफात करते हैं। हमने बेटा क्या किया, यहां पे लगाया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहां मिथाइल लगा दिया। बेंजीन रिंग में यहां मिथाइल लगा दिया, यहां लगाया हमने इसी पे लगाया, पैरा पे ही बेंजीन रिंग लगाया, और इस बेंजीन रिंग पे यहां लगा दिया इथाइल। यहां पर हमने बेंजीन रिंग लगाया, और इस बेंजीन रिंग में हमने यहां लगा दिया बेटा, चलो लगा दिया SO3H। और हमने यहां पर एक बार, वहां पे सब पे पैरा पे ही लगा लेते हैं, यहां पे फिर से मैंने एक बार बेंजीन रिंग लगाया, और इस बेंजीन रिंग में हमने यहां पे लगा दिया है चलो OH। उसने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन है? एक मिनट, ये बेंजीन पैरा पे है तो इसे इलेक्ट्रॉन देगी, ये भी बेंजीन पैरा पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन अब सवाल उठता है इस बेंजीन रिंग में कौन सबसे अच्छा देने वाला ग्रुप है? पैरा पे मिथाइल लगा तो +M होगा, +I भी होगा, एल्किल को तो +I भी होता है ना। पैरा पे लगा इथाइल तो +M भी होगा और +I भी होगा। ये SO3H अगर पैरा पे लगा हुआ है तो -M होगा, डबल बॉन्डेड है ना। अबे SO3H है डबल बॉन्डेड, -M होगा और साथ में -I होगा। और ये OH पैरा पे लगा है +M, अबे सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है यार, और -I। सबसे बढ़िया +M ग्रुप कौन है? +M अच्छा माना जाता है कि +I है कि -I कि +I? +M हमेशा अच्छा होता है। तो OH सबसे बढ़िया +M ग्रुप हुआ, भले -I की तरह काम करता लेकिन सबसे अच्छा +M ग्रुप वही होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो D वाला हो जाएगा। अब देखो ये भी +M है, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब बराबर दूरी पे लगे हैं ना। अबे इंडक्टिव इफेक्ट का काम तब पड़ता है जब दूरियां डिस्टेंस अलग अलग हो, सबकी डिस्टेंस तो बराबर ही सब पैरा पे लगे हैं ना, तो हमको तो खाली +M का ही काम पड़ेगा। अब मुझे बताओ इसकी +M पावर ज्यादा है कि इथाइल की +M पावर ज्यादा है? मिथाइल की। क्यों? 3 हाइपर कंजुगेशन यहाँ, तो इसका मतलब ये मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर अब वो तो यार -M है, तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में C आएगा। कोई क्वेश्चन निकाले? तुमको यही सब तो खास बात, हम क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, लगा के आते तो निकाल। चलो अगले टर्म पे ले आना। अच्छा शायद आज लगाओ तुम, है ना, आज हो सकता लगाओ। ये क्या पढ़ रहे थे? कार्बोनियम आयन। अभी भी मन नहीं मानना, 1-2 सवाल और करते हैं। आपसे उसने कहा बेटा ये लिखा हुआ है CH2+,
ये लिखा हुआ है OH, लोन पेयर होगा पक्का है। ये लिखा हुआ है CS2 प्लस, यहां पे बेटा लिखा हुआ है NH2, लोन पेयर यहां भी होगा, B मान लिया। और आपसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है CS2 प्लस, और ये बेटा हमने लिख दिया यहां पर SHC है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन होगा? इन्होंने बताया C, फिर B, फिर A। सही तो लग रहा है। देखो कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको लोन पेयर चाहिए। सबसे जल्दी लोन पेयर कौन देगा? सल्फर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सल्फर, हाँ साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना, लोन पेयर जल्दी देगा। इसका मतलब सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन C। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है? तो फिर नाइट्रोजन देगा, फिर बाद में ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन में ना। सही बताया, CBA हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर 9 आपसे बेटा मैंने कहा एक ऐसा कार्बोनियम आयन है C प्लस, अब एक मैंने कहा ऐसा कार्बोनियम आयन है S प्लस। विच कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल? A और B मान लो। अच्छा, B ज्यादा स्टेबल है, सोच समझ के बताना। डबल सिंगल प्लस दोनों तरफ से कंजुगेशन है, उसमें कंजुगेशन केवल एक ही तरफ से। चलो एक और बना देते हैं, एक नॉन कंजुगेटेड ले लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगाए नहीं मैंने, तो सबसे स्टेबल होगा B, फिर C, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। ये रिंग कैसी है? एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस होता ही नहीं है। एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, भी तो 1-8% केवल। इसका मतलब क्या हुआ है? अबे रिंग के अंदर पूरा कंजुगेशन भी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अब एंटी एरोमेटिक हमेशा कम स्टेबल होता है, ये सबसे कम स्टेबल कार्बोनियम आयन है ये। इसमें कंजुगेशन है डबल सिंगल प्लस कंजुगेटेड है, इसलिए सबसे अधिक स्टेबल है। इसमें कंजुगेशन तो नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक है। ये भी नॉन एरोमेटिक है, तो इसका मतलब इसका अगर कहीं एंटी एरोमेटिक बनना हो तो समझ जाओ वो हाईली अनस्टेबल होगा। 1 मिनट 10। उसने कहा यार ऐसा लिखा हुआ है, सपोज कर लो ऐसे हमने रिंग लिया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे लिखा CO और इस कार्बन पर लगा दिया हमने यहां पे नाइट्रोजन। ठीक है ना, होशियार है ना। यहां पर हमने इस कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दिया है, लोन पेयर होगा, अपने आप समझ जाओ। अब मैं क्या बताऊं। नंबर 2 दूसरा बेटा उसने कहा ऐसा ले लिया हमने, दूसरा हमने कहा ये C डबल बॉन्ड हो लिया, यहां पे लगा दिया मैंने CS2, यहां डबल बॉन्ड है B। कहेगा दोनों में से कार्बोनियम आयन कौन स्टेबल होगा? तो कार्बोनियम आयन तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, तो कार्बोनियम आयन जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। अगर आप ये CO वाला बॉन्ड तोड़ो तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? अब ये कार्बोनियम आयन बन गया, और बगल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा उसको। ठीक है ना, तुम समझना। इसमें अगर हम ये बॉन्ड तोड़ लें, इस कार्बन पे क्या आया? प्लस। कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, B वाला, क्योंकि ये वाला एंटी एरोमेटिक है। ए वाला एंटी एरोमेटिक है भैया। इस कार्बन पे प्लस, यहां लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल चल, ये बॉन्ड प्लस कंजुगेटेड। पाई इलेक्ट्रॉन अंदर कितने हैं? 4। 1 पाई बॉन्ड ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हाँ ये एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई, हाईली। ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है ना। डबल सिंगल प्लस खाली नॉन एरोमेटिक है, इसमें कंजुगेशन कहां है? खाली इतना ही हल्का सा कंजुगेशन है एक स्टेप पर। क्या समझ रहे हो? अगर कहीं एंटी एरोमेटिक रिंग बन जाए तो हाईली, बहुत सही है। टाइम कम रहता है ना, चक्कर ये है। ज्वाइन करते हो अक्टूबर में और सोचते हो कोर्स पूरा हो जाए नवंबर में, ये कैसे हो सकता है? ये लिखा हमने प्लस, ये लिखा हमने यहां पर लिख दिया डबल बॉन्ड प्लस। होशियार है ना। अब एक बार बेटा हमने लिख दिया यहां पर प्लस ABC,
सबसे ज्यादा स्टेबल ए, लीनियर कंजुगेशन एक्सटेंडेड है। अबे डबल सिंगल प्लस यहां से लेकर के एक्सटेंडेड है, ये लीनियर कंजुगेशन बताया था। ये क्रॉस कंजुगेटेड है, एंटी एरोमेटिक थोड़ी है। ये यहाँ पे sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक है। अबे यहाँ लाइन खींच देंगे तब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ sp3 कार्बन है ना, तो sp3 कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक हुआ ना। ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी सब नॉन एरोमेटिक है ना। खैर अब मुझे बताओ, ये कार्बन प्लस इधर से भी कंजुगेटेड है, इधर से भी लेकिन एक समय में, लेकिन इसमें तो लगातार कंजुगेशन होगा ना। तो लीनियर कंजुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद क्रॉस वाला, उसके बाद तो इसमें तो एक ही है, सी वाला। ABC आंसर सही है। ठीक है, सही बताया तुमने। सही क्या बताया वो तो हम बता रहे हैं। हाँ सुनो, ये लिखा हुआ है CH3, यहां लिखा बेटा हमने CH डबल बॉन्ड CH प्लस। इसमें ACB क्यों होगा? अरे ये क्या लीनियर है क्या? ये खाली कंजुगेशन, लीनियर कंजुगेशन में कम से कम 2 डबल बॉन्ड आने चाहिए। ये क्या है? ओनली कंजुगेटेड। ये क्या है? डबल कंजुगेटेड तो कम से कम है। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल सकते हैं और इधर से मिल सकते हैं, इसमें केवल चांस। पर ये लीनियर कंजुगेशन थोड़ी, लीनियर कंजुगेशन में कम से कम पाई बॉन्ड, हाँ 2 होने चाहिए। 2 पाई बॉन्ड होंगे तभी लीनियर आएगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बोनियम लिया मैंने ए, दूसरा बेटा डबल बॉन्डेड ले लिया मैंने CH2 CH प्लस B। अब मजा आएगी तुम्हें। और तीसरा बेटा ले लिया मैंने यहां पर, चलो ऐसा ले लिया हमने, डबल बॉन्डेड ले लिया हमने यहां पर प्लस। उसने कहा तीनों कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्या ABC सही है? देखो ये तो मालूम है B और C में C ज्यादा अनस्टेबल होता, अभी तुमको लिखाया था। डबल बॉन्डेड कार्बोनियम आयन हाईली अनस्टेबल होता है ना, हमने बताया था। ये थोड़ा ज्यादा होता है थोड़ा। अब इसमें बात है, ये कहां आएगा? ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। तो प्लस आई से थोड़ा तो राहत मिल जाती है ना। अब मिथाइल कैसा ग्रुप है यार? प्लस आई है, तो प्लस आई से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। तो सही जवाब है ABC। कोई निकाल पाए सवाल? नहीं निकाल पाए। तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कार्बेनियन पे। ऐसे हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं क्या बताऊं अब, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तुम कहो क्या खुराफात कर रहे हो बार बार। ये बेटा ऐसा लिखा मैंने, फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बाद में, ठीक है ना। A B और ये बेटा हमने ले लिया C, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां ले लिया हमने, ऐसा यहां पे ले लिया हमने माइनस, बस ऐसा कर दिया और ये डबल बॉन्ड कर दिया। सवाल क्या है? विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कार्बोनियम आयन? मतलब किसमें कार्बोनियम आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? केवल एक बताना तुम्हें, विच वन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कार्बोनियम आयन? मोस्ट लाइकली टू फॉर्म मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? तुमने कहा B। आपने ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा, यहां चार्ज क्या आया, यहां क्या आया, ये बना कार्बोनियम आयन। अबे C प्लस आ गया मतलब कार्बोनियम आयन है। और ये रिंग कैसी है? और ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक है, ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक। इसका मतलब ये कार्बोनियम आयन बनने के चांस, तो आंसर तुम्हारा हो गया B। लेकिन अगर हम ये पूछते कि कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के ऑर्डर में लगाओ, कौन कार्बोनियम आयन जल्दी बनाएगा, कौन कार्बोनियम आयन देर में बनाएगा, तो सबसे फास्ट कौन बनाएगा? तो तुमने बता ही दिया। इसमें अगर तुमने ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो यहां माइनस यहां प्लस, ये रिंग क्या बन जाएगी?
लेकिन ये रिंग तो नॉन एरोमेटिक रहेगी, इसमें कंजुगेशन थोड़ी है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये प्लस आ गया, कार्बोनियम आयन बन गया। इसमें अगर तुमने ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो ऊपर माइनस आएगा, ये रिंग बन जाएगी एंटी एरोमेटिक। अभी 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक। और इस कार्बन पे क्या आएगा, ये रिंग क्या बन जाएगी। अब मुझे बताओ, इसमें एक रिंग एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है, उसमें एक रिंग एरोमेटिक है एक, तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक वाला। इसका मतलब सी वाला सबसे मुश्किल से बनेगा, फिर उसके बाद ए वाला बनेगा। आंसर ऐसे भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा दिमाग अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। वो जो सीरीज दी गई तो उससे सवाल आते ही नहीं है, उससे थोड़ी आते हैं, ऐसे से उल्टे पुल्टे आते हैं। खैर, अब हम आते हैं कार्बेनियन आयन पे। बहुत तमाशा हो गया, थोड़ा मैं 5 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा, 9:55 पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा ठीक 10 बजे से क्लास है दूसरी जगह, इमरजेंसी में क्लास है, मतलब कोई टीचर वहां पे आया नहीं है तो मुझे क्लास लेने आना। ठीक 10 बजे, 1 ही घंटा पढ़ाना है, 10 से 11। लेट से आएंगे तो पढ़ाएंगे क्या, इसलिए हम 9:55 पे छोड़ देंगे। हाँ, कल सुबह क्लास में ये बता दें तुम्हें, 8 से 10 क्लास है कल सुबह, और हम पहले इनऑर्गेनिक पढ़ा देना चाहते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे। तो आपकी जो कल का टॉपिक रहेगा वो मेटलर्जी रहेगा। हालांकि आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी जब तुमसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे तुम बेहोश होना स्टार्ट हो जाओगे। कल का टॉपिक हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल आधा पढ़ लेंगे, किसी एक दिन और पढ़ लेंगे। अब एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग आ गया, तो मेटलर्जी कल सुबह पढ़ेंगे, उसके बाद एस ब्लॉक पढ़ लेंगे, तब फिर थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे। तो ये कल सुबह क्लास है 8 से 10, अगर आना हो तो आ जाना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कार्बेनियन। कार्बेनियन, कार्बेनियन या कार्बेनायन भी कह सकते हो यार। नेगेटिवली चार्ज कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बेनियन। तो कार्बेनियन का मतलब क्या लिखोगे, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, है ना। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसे कार्बेनियन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बेनियन। ये भी हेटेरोलिटिफिकेशन से बनेगा। अबे C+ या C- मतलब है बॉन्ड को तोड़ने के बाद बनता है ना, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन को कार्बेनियन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कार्बेनियन लेकिन 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्डेड भी होते हैं, डबल बॉन्डेड भी होते हैं। ऐसे डबल बॉन्डेड वाले कार्बेनियन भी होते हैं, और कार्बेनियन बेटा ट्रिपल बॉन्डेड वाले भी होते हैं, जबकि कार्बोनियम ट्रिपल बॉन्डेड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंगल बॉन्डेड भी है, डबल बॉन्डेड भी है, ट्रिपल बॉन्डेड भी है। अच्छा, कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, कितने हो गए, 5, और 3 बॉन्ड बना रहा, सब में 3 बॉन्ड बना रहा, ऑक्टेट पूरा हो गया ना। इसका मतलब है कार्बेनियन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 होते हैं। 8 का मतलब सारे पेयर्ड हैं, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये भी क्या होता है, रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक कार्बन गए कहीं से लेके आया होगा। नेगेटिव चार्ज में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए रिएक्टिव होता है, क्योंकि लोन पेयर किसी को दे सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, डायमैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी 0 होगा। हाइब्रिडेशन की बात करो, 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 4 का मतलब sp3, 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, 1 लोन पेयर sp2, 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर है, 2 का मतलब sp। इसका मतलब कार्बेनियन आयन में भी sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड। तुमसे कोई पूछता है तो हमेशा तुम पता नहीं क्यों sp3 बता के आते हो। कार्बेनियन का हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, और sp भी हो सकता है। कार्बोनियम में 2 ही थे, sp और sp2 था, sp3 नहीं था उसमें ना, ठीक है। कार्बेनियन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। अबे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश किया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अबे कार्बेनियन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और क्या कार्बन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं होता है ना। तो इसका मतलब कार्बेनियन में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो स्टेबिलिटी, तो आप ये भी लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन C- लिखा करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m एंड
माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एन प्लस आई। कार्बोनियम आयन का उल्टा हो गया। अगर तुमने कार्बेनियन आयन में प्लस एम लगाया, तुमने कार्बेनियन आयन में प्लस एम लगाया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? प्लस एम का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो स्टेबिलिटी अपने आप घटेगी, है कि नहीं? तो इसलिए यहां ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस एम लगाओ स्टेबिलिटी बढ़ जाए। और कार्बोनियम में ठीक इसका उल्टा था, प्लस एम लगाओ तो अच्छी बात है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वहां माइनस एम लगाने से स्टेबिलिटी घटती थी। ठीक है, इसका मतलब कार्बेनियन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, अगर दोगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है वो अलग बात हो जाती है, ये बताते हैं। तो जरा कार्बेनियन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी तुम्हें बताते हैं। छोटा ऑर्डर होता है, आसान भी होता है, ज्यादा तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता इसमें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन। देखो, जिसमें रेजोनेंस होता है वो सबसे स्टेबल कार्बेनियन होता है ना? जिसमें रेजोनेंस होता है वो सबसे स्टेबल कार्बेनियन होता है। सबसे स्टेबल कार्बेनियन बेटा ऐसा होता है, अभी एरोमेटिक है ना, ये कार्बन में माइनस चार्ज एरोमेटिक रिंग है, इससे अधिक स्टेबल कोई नहीं होता है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन बोलते हैं इसे, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, 2 इन है ना, आयन है। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनी है, ये कार्बेनियन होता है। फिर बेटा आप 3 बेंजीन रिंग वाला ले लेना, ऐसा वाला है ना, इसमें भी तो रेजोनेंस होगा। अबे चाहे C+ हो चाहे C- हो, रेजोनेंस तो होना ही है। फिर आप 2 बेंजीन रिंग वाला ले लेना, डाइफिनाइल वाला, उसका नाम है ट्राइफिनाइल वाला, ऐसा 2 बेंजीन रिंग वाला। फिर उसके बाद 1 बेंजीन रिंग वाला ले लेना। फिर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, 1 बेंजीन रिंग वाला ले लेना। उसके बाद आप ले लीजिएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बेनियन। फिर आप ले लीजिएगा डबल बॉन्डेड कार्बेनियन, फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बेनियन CH3-, और उसके बाद सेकेंडरी वाला है, बल्कि प्राइमरी ले रहे हैं, इथाइल कार्बेनियन, फिर डाई इथाइल कार्बेनियन। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस तुम्हारे पास है ही नहीं है तो घर पे रख के आया होगा तो अलग बात है, घर जाके देख लेना एक बार, पहले कॉमन सेंस फिट कर लेना अपने, फिर देख लेना एक बार, अपने आप आ जाएगा। ये कार्बेनियन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, और ये टर्सरी एल्किल ग्रुप है। कार्बोनियम आयन होता तो इसका उल्टा होता, कार्बोनियम आयन होता तो इसका उल्टा होता है। खाली इतना ही याद कर लो बस, और याद क्या करना, अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस है, एरोमेटिक है, इंटरनल कॉन्जुगेशन है, रिंग के कार्बन पर माइनस चार्जेस। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 5, क्योंकि रिंग के एक कार्बन में माइनस है तो सब पे माइनस आ सकता था, जबकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10 होंगे। लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है, एरोमेटिक भी है, डायरेक्ट रिंग डायरेक्ट क्या है। तो इसमें तो भाई 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घटेंगे तो स्टेबिलिटी, इसमें रेजोनेंस थोड़ी होगा। अब तुम कहोगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बेनियन सबसे स्टेबल क्यों है? सुनो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बेनियन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। डबल बॉन्डेड कार्बेनियन पे क्या होगा? sp2। और ट्रिपल बॉन्डेड पे, सिंगल बॉन्डेड पे क्या होगा? sp3। पहले इन तीनों के बारे में बात करो। sp का मतलब यहां पर s का परसेंटेज काफी ज्यादा, ये मीना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे माइनस चार्ज है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसलिए स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे माइनस चार्ज होने की वजह से स्टेबल है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी तो कम हो ही जाएगी। अरे इसका करेक्टर घटेगा ना, 33% इस करेक्टर है, इसमें इस करेक्टर 25%, इसमें एस का परसेंटेज है 25, इसमें एस का परसेंटेज है 33 और उसमें एस का परसेंटेज है, तो इसका मतलब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत बढ़िया, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे। अब उसके बाद तुम इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मिथाइल
प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन इसे, क्या इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए? तुम खूब खाना खा चुके हो यहां तक, जैसे खाते हो आमतौर पे, मतलब जितना मैक्सिमम तुम खा सकते हो उतना खा चुके हो। फिर तुम्हारा कोई दोस्त कहे चलो खाना और खा लेते हैं थोड़ा, चलो तुम्हें मुर्गा खिला ले, तुम्हें पिज्जा खिला ले, तुम्हें ये खिला ले, तुम्हें बर्गर खिला ले। चले तो जाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे, क्योंकि खा लिया तो फिर निकालना भी पड़ेगा, मतलब पेट खराब हो जाएगा। तो इसका पेट भरा हुआ है ना, और ये मिथाइल इसकी हैबिट है, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन लो। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में और इसके मिथाइल के इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहां पर ये मिथाइल कह रहा है हमसे इलेक्ट्रॉन लो, अभी मिथाइल हमेशा प्लस आई होगा, ये मिथाइल कह रहा है हमसे यहां पे दो लोग बोल रहे हैं खाना खाओ, और परेशान हो जाएगा। यहां पर 3 लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर 3 प्लस आई है। तो ये कार्बन सबसे अधिक परेशान है कि नहीं है? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, हो देने वाले कितने हैं? तुम्हें मान लिया किसी से मार नहीं खानी है, घर पहुंचे पिताजी आए 4 घंटा मार दिए बिना बात के, कोई बात नहीं साथ बर्दाश्त कर ले जाओ। माता जी उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, लात घुसे, चाहिए नहीं तुम्हें, जबरदस्ती मारा जा रहा है। छोटा भाई आया 2 घंटा और मार दिए, अब तुम्हें बर्दाश्त से बाहर है। इसको चाहिए कुछ नहीं, ये भी कह रहा हमसे लो, ये कह रहा हमसे लो, ये कह रहा हमसे लो। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। मतलब आप कार्बेनियन को प्लस आई ग्रुप मत दो या प्लस एम मत दो, प्लस एम से भी स्टेबिलिटी। बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, ऐसे बना लो। और क्या, ये कार्बेनियन के बारे में बात थी, अब हम कार्बेनियन पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम कार्बेनियन की स्टेबिलिटी पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले छाप लो इसको फिर करते हैं। बस ये याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई। बता चुके हैं कई बार। कार्बेनियन की स्टेबिलिटी माइनस एम और माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस एम और प्लस आई के इनवर्सली। इसका ठीक उल्टा कर दोगे तो कार्बोनियम आयन का हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करने से कार्बोनियम आयन का हो जाएगा। छाप लिया? अब बताओ जरा, कौन सा कार्बेनियन आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? हमने लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब क्वेश्चन है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान लेते हैं। उसने कहा बेटा ये लिखा प्लस, यहां लिखा माइनस, यहां लिखा डबल बॉन्ड। चलो प्लस नहीं लगाते हैं, यहां पे लगा देते हैं नाइट्रोजन। मैंने इसी टाइप का एक कार्बोनियम भी लिया था, अभी यहां प्लस कर दिया था, वो कार्बोनियम हो जाएगा, माइनस कर दिया तो ये पहला कार्बेनियन है, ये दूसरा कार्बेनियन है, दूसरा कार्बेनियन है, डबल बॉन्ड यहां पर बेटा लगा दिया हमने, क्या यहां पे लगा दिया हमने CH2 और यहां पे लगा दिया हमने माइनस, ये बी ले लिया। अब एक तीसरा कार्बेनियन भी लेने जा रहे हैं। उस तीसरे कार्बेनियन में मैंने क्या किया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस, ये C है। कह रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? क्या तुम्हारी अंतरात्मा कहती है? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेटेड है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 रूल लग गया, हकेल्स रूल लग गया। इसका मतलब दिस कार्बेनियन इज एरोमेटिक, हाईली स्टेबल। ये तो एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक है। ये तो sp3 कार्बन है ना यार, sp3 आने का मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब कंजुगेशन है, यहां से यहां तक कंजुगेशन है। तो जाहिर सी बात, ए से कम स्टेबल क्या होगा? बी। सी में इस नेगेटिव चार्ज को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रिंग अपने आप में एंटी एरोमेटिक है। ये रिंग अपने आप में, क्या ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के रेजोनेंस में आ सकते हैं क्या? ना, डबल सिंगल डबल सिंगल, इसका मतलब रेजोनेंस किससे पूरा हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन से। पाई इलेक्ट्रॉन से पूरा होने का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब रिंग
इसका मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बेनियन होने के बावजूद भी अनस्टेबल है। क्यों? एंटी एरोमेटिक। आंसर आ गया ABC। सही है। अब तो तुम बता ही दोगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब आपसे मैंने कहा बेटा ये लिखा हुआ है बेंजिल कार्बेनियन, इस पे भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे मैंने अभी किया था। अब हालांकि समझ जाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बेंजिल कार्बेनियन ले लिया हमने, C6H5CH2 माइनस को क्या बोलते हैं? बेंजिल या बेंजाइल, जो पसंद हो बोल सकते हो। तो बेटा ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ये जो कार्बेनियन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं? आर्थो पोजीशन पर अब अलग अलग टाइप के ग्रुप लगाए, सही रहेगा। और क्या, यहां लगा दिया हमने NO2 एक बार। दूसरा बेटा हमने यहां पर इसी बेंजिल कार्बेनियन पर हमने लगा दिया, इसी आर्थो पोजीशन में लगा दिया हमने यहां पर OH। हमने इसी बेंजिल कार्बेनियन पर ही आर्थो पोजीशन पे, सब आर्थो पे लगा रहे हैं हम, आर्थो पोजीशन पे लगा दिया तुमने यहां पर, तुमने आर्थो पोजीशन पे लगा दिया यहां पर NF3 प्लस, चलो छोड़ो ये नहीं लगाते हैं, NH2 लगा दिया, थोड़ा आसान कर दे तुम्हारे लिए, अगले स्टेप में लगा देंगे वो। फिर उसने कहा यहां पर CH2 माइनस है और तुमने यहां पे बेटा लगा दिया है CN। तो पहले ये चेक करो ग्रुप का नेचर क्या है। आप जानते हो ये NO2 माइनस M है, हालांकि माइनस I भी होता है। OH आर्थो पे लगा तो प्लस M है, हालांकि प्लस M इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइनस I से तो इंपॉर्टेंट। NH2 ग्रुप अगर लगा आर्थो पर तो ये प्लस M है, सिंगल बॉन्डेड है ना, माइनस I भी होता है, माइनस I है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हाई होती है। और CN तो माइनस M होता है, माइनस I भी होता है। माइनस I से स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बेनियन की, तो NO2 और CN में कौन माइनस M ज्यादा अच्छा है? NO2। माइनस M सीरीज में देखो NO2 पहले आया होगा, माइनस M सीरीज में पहले बेटा NO2 आया होगा, तो इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल है। फिर उसके बाद D, अब B और C में बात आती है, OH और NH2 में कौन अच्छा प्लस M होता है? अबे NH2 के प्लस M पावर बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्या ऑक्सीजन की? तो नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, वो प्लस M पावर ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, ये अच्छा प्लस M है। और प्लस M लगा होने से कार्बोनियन की स्टेबिलिटी घटेगी, ये सबसे कम स्टेबल होगा, उससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? B। आंसर आ गया। इल्ले डरा वरा मत करो, जो डरेगा वो मरेगा जरूर एक दिन। कहोगे मरना तो एक दिन है ही है, तो जिंदगी भर डरोगे तब मरोगे, है ना। ये लिखा माइनस, फिर हमने लिया, अब की 3 ही ले रहे हैं इस बार, हम 3 ही कार्बेनियन ले रहे हैं, अब की तुम बताना, ठीक है। हमने पैरा पे लगाया मिथाइल, यहां पे पैरा पे लगा दिया इथाइल, अब तो बता ही दोगे तुम यार, सब बता चुके तुम्हें कहानी हम। और यहां पर हमने पैरा पे लगा दिया आइसोप्रोपाइल, ABC। सबसे ज्यादा स्टेबल ए, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत सही बताया। सबसे ज्यादा प्लस M पावर किसमें है? A में। अब अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट मिथाइल लगा तो हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे? तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा प्लस M, पैरा पे है ना, ये भी प्लस M, ये भी प्लस M, इसके 3 हाइपर कंजुगेशन, इसके 2 हाइपर कंजुगेशन, इसके 1 हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप कौन होगा? जिसके जितने हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बनेंगे, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस M है। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस M है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी। तुम झांसे में आ गए इस बार। मिथाइल बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा सबसे ज्यादा, 3 हाइपर कंजुगेशन बनाएगा, इथाइल 2 ही बनाएगा, आइसोप्रोपाइल केवल 1 ही बनाएगा। तो कार्बेनियन में तो प्लस M ग्रुप नहीं लगाना होता है ना, तो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप लगा होगा उतनी स्टेबिलिटी। अगर एक कार्बोनियम होता है तो इसका ठीक उल्टा ऑर्डर होता, अगर कार्बोनियम आयन होता तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है। सही बताया आपने। मान लो बेटा मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, कुछ जो मन में आए वैसा किया जा सकता है बेटा, है ना।
आपसे हमने कहा यहां पे इस कार्बन पे लगा माइनस, कार्बनियान है कि नहीं है? अरे है यार, ए। हमने दूसरा ले लिया, यहां लगा दिया माइनस, ये बी है, ध्यान रखना ये बी है, ठीक है ना? तो तुम खाली ए और बी बता दो पहले, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है? अच्छा, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है। जरा सुनो, ये कौन सा कार्बन है बाईसाइक्लिक का 3 डिग्री? ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड का 3 डिग्री कार्बन है, और इस पे चार्ज क्या लगा हुआ है? माइनस। तो रिपल्सन का लेवल बढ़ गया कि घट गया? बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये रिंग और इस नेगेटिव चार्ज तीनों में क्या हो रहा होगा? अगर ब्रिज हेड कार्बन समझते हो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का 3 डिग्री कार्बन, इस पर अगर माइनस चार्ज आ जाए तब भी हाईली अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि ये रिंग से इस नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन बहुत, ये बिल्कुल वही समझो कि पाई बॉन्ड बन जाए। यहां पाई बॉन्ड बन जाए तब भी रिपल्सन बहुत होगा, और नेगेटिव चार्ज आए तब भी बहुत। ये हाईली अनस्टेबल है, ऐसा नहीं हो सकता, हाईली अनस्टेबल है। तभी तो इसमें टाटोमेरिन जल्दी नहीं हो पाती थी, तभी तो इस कार्बन का एच जल्दी नहीं निकाल पाता है। इस कार्बन पे एच रहा होगा और तुमने एच प्लस निकाल दिया, तो यहां चार्ज क्या आ गया? माइनस। स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? बहुत ज्यादा घट गई। इसका मतलब हाईली अनस्टेबल है। और बी हाईली, अरे बी में इस कार्बन थोड़ी माना, समझो यहां डाल लें तो ठीक है, चल जाएगा। चलो एक सी भी ले लेते हैं, मजा नहीं आ रही, सब में 3 लिए हैं, इसमें 2 ही ले लिए, थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है। यहां लिखा हमने माइनस, यहां लगा दिया मिथाइल। अब सी, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अभी भी बी सबसे अधिक स्टेबल है, फिर बी के बाद सी, फिर ए। मालूम है क्यों? ये कार्बनियान तो स्टेबल है ही है। इस कार्बनियान में तुमने यहां क्या लगा दिया? प्लस आई, और प्लस आई से लगाने से स्टेबिलिटी, अबे मिथाइल तो प्लस आई होता है ना, स्टेबिलिटी घटा देगा, तो स्टेबिलिटी घटा देगा, उससे कम स्टेबल है। और ये तो हाईली अनस्टेबल था। बाईसाइक्लिक कंपाउंड के आप 3 डिग्री कार्बन को या ब्रिज हेड कार्बन को नेगेटिवली चार्ज नहीं कर सकते। आप अगर करोगे तो स्टेबिलिटी घट जाती है, याद रखना। हाँ, नाम बताओ। बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है। तो जरा बना ले, यहां बीच में कार्बन आ गया है, इस पर नीचे यहां प्लस लगा दिया, एक में यहां प्लस लगा दें, बहुत सही बताया। एक ऐसा ले लिया, यहां कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस लगा दिया, ये कार्बन ये CH वाला है, अभी इस पे H है। अब ध्यान दो, इसका ये कार्बन कौन सा है? sp3। ये कार्बन कौन सा है? sp3। ये कार्बन कौन सा है? 1 2 3 sp2 है। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन क्या है? sp3 है। अब मुझे बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा? sp2 वाले में। ब्रिज हेड कार्बन का ये वाला कार्बन sp2 भी नहीं होना चाहिए। अगर sp2 हो गया तब भी हाईली, मालूम है क्यों? क्योंकि sp2 होने का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, है बहुत कम। यहां बॉन्ड एंगल 120 नहीं, यहां केवल कितना होना चाहिए? 109। तो 109 से ज्यादा बढ़ गया ना, इसका मतलब इसमें रिपल्सन कम होगा और इसमें रिपल्सन। ये हाईली अनस्टेबल कार्बोनियम आयन है, ये अपने H को नहीं निकाल सकता ना, H प्लस को निकाल सकता है। अरे इस कार्बन में पहले H रहा होगा, अगर उसने H प्लस को निकाला तो इस पे चार्ज क्या आया? अभी गड़बड़ है, क्योंकि रिपल्सन अभी बढ़ गया। और अगर इसने H माइनस को निकाल दिया तो इस कार्बन पे क्या आ गया? इसका मतलब ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते हो, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, जबरदस्ती निकाल दो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे थे? कार्बेनियन आयन। कोई सवाल पूछा है? पूछो, इन्होंने पूछा तो तुम भी पूछो, कुछ नहीं पूछना चाह रहे हो? चलो खैर, हम पूछते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हम फ्री रेडिकल अब नहीं लेंगे। मान लिया बेटा, लिखा हुआ है CH3, ये लिखा हुआ है CO, ये लिखा है CH2 माइनस। होशियार है ना?
ए ले लिया, दूसरा ले लिया हमने यहां पर CH3, यहां ले लिया बेटा हमने CO, यहां ले लिया हमने CH2 माइनस, B हो गया है, होशियार है ना। C लिया हमने यहां पर CH3, ये ले लिया बेटा हमने यहां पर C डबल बॉन्ड O, और ये ले लिया हमने यहां पर इस कार्बन पर लगा दिया हमने क्लोरीन, और यहां लिख दिया CH2 माइनस। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो सवाल बनते हैं और क्या। जब घर पे सवाल बनाते हो तो क्या कुछ देख के बनाते होंगे क्या, जो मन में आता लिखते आते, अपने किताब बन जाएगी। बस ये है कि आंसर थोड़ा सोच समझ निकालने पड़ते हैं, और क्या। तुम भी लिख सकते हो उसमें, क्या हमने 3 बना दिया, तुमसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, ये CO ग्रुप कैसा होता है, -I या -M? अरे -I भी होता है, -M भी होता है यार, CO है ना, डबल बॉन्डेड ग्रुप तो -M -I होते ही है। ये भी -M है, -I है, ये भी -M या -I है, अब इसमें Cl भी -I है, इसमें 2 -I ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब कार्बनियन की स्टेबिलिटी ये CO भी बढ़ा रहा होगा और ये Cl भी बढ़ा रहा होगा, तो सबसे अधिक स्टेबल तो C हो गया। इसमें ये -I इस कार्बनियन से दूर है, अरे बीच में कार्बन आ गया ना, तो अगर -I इससे पास होता तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता। -I से कार्बनियन की स्टेबिलिटी बढ़ती भाई, जितना पास होगा उतना बढ़ाएगा। यहां तो दूर हो गया ना, बीच में हमने कार्बन डाल दिया, इसका मतलब यहाँ -I ग्रुप इस कार्बन से दूर है, यहाँ -I इस कार्बन से। और ऐसे भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर कंजुगेटेड है ये, और ये नॉन कंजुगेटेड है, डबल सिंगल सिंगल, तो कंजुगेटेड वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ए फिर क्या आ जाएगा, BAC आंसर आ गया। ऐसे हजारों सवाल अपने नए नए बनाए जा सकते हैं, और पेपर बड़ा अच्छा बनना है, तुम जानते हो पेपर बहुत आजकल अच्छे आ रहे हैं, AIEEE के पेपर भी बहुत अच्छे आए थे मेंस वाले, और मुझे लगता है तुम्हारा भी अच्छा ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर पेपर IIT वाले प्रोफेसर बना रहे हैं। मोदी ने किसको ठेका दिया है, हाँ मतलब ज्यादातर उसमें IIT के प्रोफेसर हैं, तो वो दिमाग अपना कुछ ना कुछ लगाएंगे जरूर। तो मुझे लगता है कि अच्छा ही सवाल आएगा, तो थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहिए, तभी अच्छा पढ़ पाओगे, अच्छा नंबर ला पाओगे, वरना वही खाली एक सीरीज याद करके जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वो उससे कोई सवाल ही नहीं आएगा। और जो सीरीज बताएगी उसका कोई मतलब नहीं, तो ऐसे बता दिया कि चलो भाई हाँ याद कर लो, ऐसा ऐसा होता है। तो आपको तो कार्बोनियम आयन हाइपोथेटिकल बना के देगा, कार्बोनियम आयन आपको हाइपोथेटिकल बना के देगा। अच्छा तुम बताना, इस बार लिखना मत, तुम तो सबको लिखने लगते हो। ये लिखा CH3, यहां लिखा O, यहां लिखा CH2 माइनस, याद रखना। और ये लिखा CH3, ये लिखा यहां पर NH, ये लिखा CH2 माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल है, अबे जिसकी -I पावर ज्यादा होगी वही तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन है, ऐसे तो CH3O प्लस M होता है, अबे CH3O ऐसे तो प्लस M होता है, ये भी क्या है, अबे कंजुगेटेड सिस्टम में है ना, देखो यहाँ सिंगल है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये भी एक तरह का कंजुगेटेड सिस्टम ही है। अब मुझे बताओ यहाँ प्लस M क्यों लोगे, यहाँ क्या लोगे, -I, ये -I है और ये भी -I है। अबे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है ना, किससे, नाइट्रोजन से, तो ये ज्यादा -I है, कम -I, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, पहला वाला कि दूसरा वाला। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, तो स्टेबिलिटी A की ज्यादा होगी, B की कम होगी। अब रुक जाते हैं।